जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। एक खबर ये आप सामने देख सकते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब का जेल में जो खर्चा है वो बढ़ गया है, वो इतने लाख हो गया है क्योंकि इमरान खान साहब खाने में ये खाते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है ये सामने आप देख सकते हैं। ये सारी खबरें हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये खबरें नहीं है, ये तकरीबन तमाम अखबारात में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने ये इश्तिहारात छपवाए हैं। इन इश्तिहारात पे कितना खर्चा आया है ये कम से कम लाखों में नहीं होगा। तमाम अखबारात के जो उर्दू के अखबारात हैं तकरीबन उनके फ्रंट पेज के ऊपर इस तरह की हेडलाइंस छपवाई गई हैं। लगता यह है कि जैसे ये खबरें हैं, लेकिन ये खबरें नहीं, ये इश्तिहारात हैं। अब जो बात इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ आप इमरान खान साहब के खर्चे की बात सुनते हैं कि जेल का खर्चा 7 लाख हो गया, 8 लाख हो गया उनके खाने का खर्चा, लेकिन इसी खबर की अगर आप नीचे तफसील पढ़ें तो इस खबर के अंदर भी लिखा हुआ है कि इमरान खान के जो खर्चा है खाने का वो खुद उठाते हैं और ये सहूलत जेल के अंदर हर शख्स को मैसर होती है। अगर वो पैसा दे दे तो वो अपना खाना खुद भी बनवा सकता है, बाहर से भी लेके आ सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को बाहर से तो खाना लाने की इजाजत नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली ये खर्चा बर्दाश्त करती है। इमरान खान साहब की जेब से वो ये चीजें लेते हैं, जेब से पैसा जाता है। लेकिन इसके ऊपर आपको बड़े बड़े सहाफी टीवी के ऊपर बैठे हुए ये बयानात देते हुए नजर आएंगे कि जी वो देसी मुर्गा खाता है। बल्कि आज तो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया हुआ था कि भाई किसी सहाफी की ट्वीट के ऊपर कि तुम्हें इतना कॉम्प्लेक्स है तो तुम्हें 100 देसी मुर्गे मैं भिजवा देता हूं ताकि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स खत्म हो। ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। अब वो अपनी जेब से अपने घर से खाना मंगवाते हैं, यानी अपनी जेब से पे करते हैं, खाना उनका वहां पे पकता है और उनको वो खाना मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी जेब से ये जो करोड़ों के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, अब तक ये कितने करोड़ के हो चुके होंगे। जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने कितने इश्तिहारात दिए हैं। हर वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर अखबारात पे इनके इश्तिहारात चलते रहते हैं। क्या कभी कोई आपको ऐसी नजीर मिलती है कि पाकिस्तान के अखबारात का फ्रंट पेज ऐसे छपा हो कि इस तरह के इश्तिहारात के जैसे ये कोई खबर है, जैसे वो नवाज शरीफ वजीर आजम बन रहे हैं उस वक्त जो छापा गया था फ्रंट पेज। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई दानिश्वर इस पे आपको क्वेश्चन करता हुआ नजर आता है कि जनाब ये अवाम की जेब से आप ये खर्चा क्यों कर रहे हैं। उनको इमरान खान अपनी जेब से अगर देसी मुर्गी खा ले वो उनको हजम नहीं होती है, लेकिन ये यहां पे अवाम की जेब से अवाम के मुंह से निवाला निकाल के करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात दे दें, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करता। ये इस अलमिये का सामना है इस वक्त हमें, इस दौर से हम गुजर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग इस सारे दौर के अंदर ना बराबर करने की कोशिश करते हैं, हाँ उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। देखें, जो दौरे हाजिर में हो रहा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर आपको बताना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। हाँ, माजी के अंदर ये चीजें हैं, उसकी तसलसल हो सकता है, उसकी बाकियात हो सकती है, उस पर आप जरूर बात करें। लेकिन हर चीज को जस्टिफाई करना क्योंकि जी माजी में वो होता था, माजी में ये होता था, माजी में ऐसा कभी भी नहीं होता था। क्या आपने आज से पहले कभी इतनी मतलब तनकीद होते हुए देखी है? मैं दुश्मनाम तराजी तो नहीं कहूंगा कि जितनी सोशल मीडिया के ऊपर इस हुकूमत के हवाले से जो लोग तहफ्फुज़ात का इजहार करते हैं, अब ये जब इश्तिहारात छापते हैं, जब ये मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं, इनके ऊपर कितनी ज्यादा तनकीद होती है, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। लेकिन एक चीज आपने नोट की है, आप जितनी मर्जी तनकीद कर लें, कोई सहाफी जितनी मर्जी तनकीद कर ले, अवाम जितनी मर्जी तनकीद कर ले, ये वही कर रहे हैं जो इन्होंने करना है। इसकी वजह क्या है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये समझते हैं कि हम कौन से जो वोट के मैंडेट से आए हुए हैं। इनका जो मैंडेट है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो मैंडेट से आया होता है, जो भी सियासी जमात हो, सियासी हुकूमत हो, उसके ऊपर दबाव होता है मैंडेट का। छोटी छोटी अगर कोई तैनाती हो जाए, कोई नामजदगी हो जाए सियासी जमात के अंदर, सोशल मीडिया पे शोर पड़ता है तो वो तब्दील करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अवामी दबाव होता है, अवामी मैंडेट होता है। यहां पे इनकी जो हरकतें हैं, इनका जो तरीकाकार है, उससे तो वाजे नजर आ रहा है कि इनको ना अवाम की परवाह है, ना अवामी मैंडेट की परवाह है। आप जो मर्जी कहते रहे, हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी है। हम अखबारात में इश्तिहारात छाप के आपको बताएंगे कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, पंजाब में कितनी तरक्की हुई है। वही पंजाब जिसमें आज एक शख्स ने लाहौर हाईकोर्ट के अंदर अपने आप को आग लगा दी। एक इन इश्तिहारात का पंजाब है, एक वो पंजाब है जहां पे लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर। एक इनको इंसाफ मिल रहा है, एक दूसरी तरफ वो इंसाफ है जिसको हासिल करने के लिए लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे आप जो मर्जी कहते रहे, मैं जो मर्जी कहता रहूं, ये यही करेंगे। क्यों? इनको कोई परवाह नहीं है ना अवामी राय की, ना अवामी दबाव की। अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को चलाना है। हां, अगर इनको भी पता होता
कि हमने इलेक्शन जिस तरीके से हम जीत के आए हैं और अगली दफा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनको यही लगता है कि जो दूसरी सियासी कुव्वत है उसको हमने खत्म करना है। और मुझे ये मेरा तज्जिया है, मैं कोई खबर नहीं है, मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि शरीफ और जरदारी खानदान ने यह फार्मूला बना लिया है कि अपनी अगली नस्ल को इक्तदार जो ट्रांसफर करना है उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता मुझे आता है, याद है वो रास्ता मैं बड़ी अच्छी तरीके से कर सकती हूं, और ये अब वही रास्ता है। शरीफ और जरदारी खानदान ने इस चीज को मान लिया है कि हमने अपने बच्चों को आगे इसी तरीके से इक्तदार देना है, क्योंकि इमरान खान साहब को अब हम वोट के जरिए शिकस्त नहीं दे सकते। तो इस वजह से आपको किसी भी इनके इकदाम के अंदर अवाम के लिए कोई कंसिडरेशन नजर नहीं आएगी, कोई अवामी दबाव के ऊपर कोई इनका रद्दमल आपको नजर नहीं आएगा। जो इनकी मर्जी है ये वो करते जाएंगे और उसी तरीके से करते जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान का जो निजाम है, उसका जो मिजाज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मशरक़ वुस्ता वाला मिजाज नहीं है कि आप करते जाएंगे, या वो इजिप्ट वाला मिजाज नहीं है, या नॉर्थ कोरिया वाला मिजाज नहीं है। यहां पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, देर हो सवेर हो, लेकिन ये सारी चीजें इनके सामने आएंगी। और जब हालत ये हो जाए कि लोग इतने डेस्परेट हो जाएं कि वो अपने आप को आग लगाना शुरू कर दें, फिर इस निजाम के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। एनीवे, ये इश्तिहारात देखें, मुझे तो देख के पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि कितनी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो रही है, बल्कि पंजाब में तरक्की हो रही है। अच्छा जी, एक बैनुल अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क था जहां पे सबसे ज्यादा, मतलब वो तीसरे नंबर पे आया जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेट को बंद किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में जिसकी तरक्की के ये इश्तिहारात छापे जा रहे हैं, वहां पे कितना अरसा पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद रहा। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतनी बार इंटरनेट बंद नहीं हुआ एक साल के अंदर जितना 2024 में हुआ। किसने किया? इन्होंने किया। ये जो इतने बड़े बड़े इश्तिहारात दे रहे हैं, इससे आप इनकी तरक्की का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी जानिब जो तरक्की के दावे हो रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब की भी मैं ट्वीट देख रहा था कि शहबाज शरीफ $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आजरबाईजान से ले आया, ये बाकायदा उन्होंने ट्वीट की हुई है। अच्छा, ये सामने बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है। ये खबर है जनाब 3 जुलाई 2024 की। उसमें खबर यह है कि आजरबाईजान प्रेसिडेंट, आगे उनका नाम लिखा हुआ है, प्लान्स टू विजिट पाकिस्तान इन जुलाई 2024. Several agreements are expected to be signed with Pakistan, preparing a 2 to 3 billion investment portfolio for Azerbaijan. तो गुज़िश्ता बरस भी ये खबर आ रही थी, अभी भी ये खबर आ रही है। अब कहा जा रहा है कि 1 महीने में इसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो आप देखते हैं जब ये खबर फाइनलाइज हो जाएगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई है। अच्छा, एक तरफ जहां पे इमरान खान साहब के खानों का ये जिक्र करते हैं जो वो अपनी जेब से अदा करते हैं, दूसरी जानिब जब ये खुद जेल में थे, इनकी लीडरशिप जेल में थी, तो उस वक्त क्या हालात थे। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये डॉन की तस्वीर है, डॉन न्यूज टीवी की। और ये सामने मैं इसका थोड़ा सा सब टाइटल आपको पढ़ के सुना देता हूं। हनीफ अब्बासी इज सीन सिटिंग नेक्स्ट टू नवाज शरीफ इन फोटो टेकन इन अडयाला जेल्स सुपरडेंट्स ऑफिस, डॉन न्यूज। तो जब ये गालिबन अब्बासी साहब जेल में थे तो मियां साहब उनसे मिलने गए थे, तो इस तरह इनकी मुलाकातें होती थी। कोई ऐसी तस्वीर आपने देखी? उसके अलावा जब मियां साहब गालिबन लाहौर की जेल में थे, वहां पे भी सहाफी उनसे मिलने जाते थे। एक दिन मुझे हफीज न्याजी साहब ने बताया कि मैं वहां पे गया तो मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे, मैं भी था, कुछ और सहाफियों का भी उन्होंने नाम लिया और उन्होंने बताया कि मियां साहब इस तरह कुर्सी पे बैठे हुए थे, सहाफी इस तरह बैठे हुए थे, और हमने उनको ये बताया, हमने उनको वो बताया। क्या इमरान खान साहब की ऐसे मुलाकातें होती हैं? लेकिन ये इमरान खान जो अपनी जेब से खर्च कर रहा है वो आपको बार बार बता रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों के मुंह से जो निवाला छीन के ये करोड़ों अरबों के इश्तिहारात देते हैं हर तरफ, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। इससे ज्यादा जुल्म पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान जो कभी इधर जाके $2 मांगता है, उधर जाके $3 मांगता है, वो पाकिस्तान जो कभी सऊदी अरब से मांगता है, कभी चीन से मांगता है, कभी IMF से मांगता है। हमारे मुल्क के अंदर 45% बच्चे तकरीबन ऐसे हैं जिनको मुनासिब खुराक दस्तयाब नहीं है। करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, और ये लोग करोड़ों अरबों के इश्तिहारात छाप देते हैं अवामी पैसे के ऊपर। कोई थोड़ी सी, मतलब कोई थोड़ा सा लिहाज होता है, लेकिन कोई लिहाज नहीं। इनके कपड़े देखो, इनका रहन सहन देखो, क्या ये किसी तरीके से भी आम अवाम के नुमाइंदे लगते हैं? ये इसलिए ये सब कुछ करते हैं कि इनको पता है कि हमें कौन सी वोट की परवाह है। जिसको वोट की परवाह होती है वो ऐसे अवाम के शऊर की तौहीन नहीं करता। आज सिंध में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होनी थी। इमरान खान साहब का जो एजेंडा है ईद के बाद का,
उसमें इस मुलाकात की बड़ी अहमियत थी। अली अमीन गंडापुर और कुछ दीगर शख्सियात ने पीर साहब पगाड़ा से मिलना था, लेकिन आखिरी टाइम के ऊपर अली अमीन साहब ने यह बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, लिहाजा अब वो पीर साहब पगाड़ा से नहीं मिल सकते। इस हवाले से किंगरी हाउस में तमाम तर जिसे आप कहते हैं इंतजामात कर लिए गए थे। पर एनीवे ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ऐसा क्या हुआ कि अली अमीन साहब की अचानक तबीयत खराब होगी। पिछले दिनों जब पीर साहब पगाड़ा मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से, तो गालिबन उसमें भी पीर साहब ने ये जिक्र किया और अपने दोस्तों के साथ तो उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि मुझे मना किया गया है, मुझे टेलीफोन कॉल्स आई हैं कि पीटीआई के लोगों से ना मिले, क्योंकि इमरान खान साहब जो ईद के बाद करना चाहते हैं उसमें पीर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार हो सकता है। उनके आपको पता है एक बड़ी जमात के वो सरबराह हैं, बहुत बड़ी तादाद में उनके मरीदैन हैं, और अगर वो किसी भी इतजाजी तहरीक में शामिल होते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाना था। आज की जो मीटिंग थी वो तमाम तफसीलात फाइनल हो चुकी थी। जिन शख्सियात ने मिलने जाना था उसमें अली अमीन गंडापुर साहब थे, बैरिस्टर गोहर थे, बैरिस्टर सैफ थे, मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, असद कैसर साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, अलामा नासिर अब्बास साहब थे, शिबली फराज साहब थे, आमिर डोगर साहब थे, मीना खान जो अफरीदी हैं गालिबन वो थे, ओन हैदर गोंदल जो पीएसओ टू सीएम वो थे, और उमर हयात एसीएसओ टू सीएम, यानी अफसरान भी थे बीच में, उनके जो असिस्टेंट्स वगैरह हैं, जो उनके अफसरान जो उनको असिस्ट करते हैं सीएम की केपी को, वो भी इसमें शामिल थे। लेकिन आखिरी मौके पे ये मैसेज भेजा गया कि जनाब ये अली अमीन साहब की तबीयत खराब हो गई है, अब वो नहीं आ सकते। अगर अली अमीन की तबीयत खराब थी तो बाकी ये सारी शख्सियात तो जा सकती हैं। पिछले दिनों भी जब मुलाकात हुई पीर साहब पगाड़ा साहब से, उसके अंदर भी 26-27 को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका, या 25-26 को फरवरी को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका तो काफी जिक्र हुआ, लेकिन ईद के बाद जो इमरान खान करना चाहता है उसका कोई ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, जिसके ऊपर पीर साहब पगाड़ा की जमात के जो अपने लोग थे वो भी थोड़ा सा हैरानगी का इजहार करते रहे। और ये मेरे जराए ने बताया कि वो सोच रहे थे कि ये सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस की क्यों बात कर रहे हैं, इमरान खान का एजेंडा तो एहतजाज का है ईद के बाद का, उसका कोई जिक्र नहीं किया जा रहा। फिर वहां पे साहबजादा हामिद रजा साहब ने जिक्र किया कि हमें आपकी जो जरूरत है वो ईद के बाद हमें होगी, जो इमरान खान साहब का एजेंडा है जिस तरीके से हमने एहतजाज करना है। और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पीर साहब पगाड़ा के मरीदैन की बड़ी तादाद है, अगर वो एहतजाज में बाहर निकलते हैं तो उससे बड़ा बूस्ट मिलेगा इमरान खान साहब की कैंपेन को। दूसरी बात यह है कि अब ये जो वफ्द आ रहा था इसने अचानक कैंसिल क्यों कर दिया। अगर अली अमीन चले बीमार हैं, उनको बुखार हो भी गया तो बाकी दीगर शख्सियात तो आ सकती थी, वो पीर साहब पगाड़ा से मिल सकते थे। और ये कैसा बुखार है जो आखिरी मौके पे हुआ, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पीर साहब पगाड़ा ने बताया कि मुझे कॉल आई थी कि तहरीक इंसाफ के लोगों से नहीं मिलना जब पहले जो मुलाकात हुई, लेकिन वो मिले, तो अब ये क्यों कैंसिल हुआ। पिछले दिनों जब पीर साहब पगाड़ा की बैरिस्टर सैफ से मुलाकात हुई थी मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ, तो उसके अंदर भी जमात के कुछ लोगों ने तहफुजात का इजहार किया था कि बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से कि इनका ताल्लुक कहीं और से है। तो उसके ऊपर पीर साहब ने कहा कि मुझे तो मोहम्मद अली दुरानी साहब मिलने आ रहे थे, तो साथ बैरिस्टर साहब भी थे, तो मैंने मिल लिया। आज की इस मुलाकात के अंदर भी अब जो पीर साहब पगाड़ा के करीबी जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें भी कुछ शख्सियात ऐसे थी जिनके हवाले से तासुर है कि वो किसी और तरफ ज्यादा करीब हैं, लेकिन अचानक ऐसे दौरा कैंसिल कर देना, अचानक हमें बताया गया है कि वो नहीं आ रहे, तो वहां पे काफी ज्यादा तहफुजात का इजहार किया जा रहा है। और ये बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने सिंध की हुकूमत को लिख दिया था कि अली अमीन जनाब आज आ रहे हैं। ये सामने आप लेटर देख सकते हैं, इसके अंदर पूरा स्केड्यूल दिया गया था कि अली अमीन साहब क्या करेंगे। वो 12:15 पे उन्होंने पहुंचना था कराची में, वहां से उन्होंने मज़ार कायद जाना था, 12:30 बजे उन्होंने वहां से निकलना था, और उसके बाद उन्होंने 12:30 बजे कायद आजम के मज़ार पे फूल शूल चढ़ा के उन्होंने 12:45 यानी 12:45 बजे उन्होंने किंगरी हाउस जाना था। वहां पे किंगरी हाउस उन्होंने 1 बजे से लेके तकरीबन जो है 4 बजे तक वहां पे रहना था। ये 3 घंटे की मीटिंग थी जो पीर साहब पगाड़ा से थी, इनका वफ्द भी साथ था। जिस तरह मैंने पहले कहा कि किंगरी हाउस में तमाम इंतजाम पूरे कर दिए गए थे, उन्हें इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अचानक इन्होंने कहा कि जी अली अमीन साहब की तबीयत खराब हो गई है। अब पीर पगाड़ा साहब ने कहा था कि मुझे कोई फोन आया है कि इनसे मुलाकात नहीं करनी पिछली मीटिंग से पहले, तो क्या इस दफा अली अमीन को कोई फोन आ गया, मुझे नहीं पता, हो सकता है उनकी जेन्युइन तबीयत खराब हो,
लेकिन पीर साहब पगाड़ा की जो जमात है और पीर साहब पगाड़ा का जो स्टेचर है, मेरे ख्याल में इनको उनसे डील करते हुए थोड़ी सी चीजों का ख्याल करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को देखना पड़ेगा। वहां पे जाके जिस तरीके से बातें करते हैं और कुछ जो बातें वहां पे की गई उसके ऊपर भी कुछ तहफुजात का इजहार हुआ दूसरी साइड से। पर एनीवे पीर साहब इनके साथ हैं क्योंकि अवाम इस वक्त इनके साथ है, पर जो इनका तरीकाकार है वो कोई मुझे इतना मुनासिब नहीं नजर आ रहा। जिस तरीके से आखिरी मौके के ऊपर ये मीटिंग कैंसिल की गई है, ये पहले भी हो सकता था। अचानक क्या पता चला कि जी सुबह 7 बजे उनको ऐसे बुखार हो गया और अब वो नहीं आ सकते। अगर वो नहीं भी आ सकते थे तो पार्टी का चेयरमैन तो बैरिस्टर गौहर है, वो आ जाते, बैरिस्टर गौहर और बाकी सब लोग आ जाते। यही बात पीर साहब के करीबी जराए ने मुझे बताया कि चेयरमैन तो गौहर साहब हैं, वो आ सकते थे। लेकिन आखिर क्या हुआ कि इस इंपॉर्टेंट मीटिंग को कैंसिल किया गया। अच्छा, वो जो सिंध हुकूमत वाले आए रोज आपको बयान देते हुए नजर आएंगे कि वो इमरान खान जो है वो जेल में देसी मुर्गी खाता है, अपने पैसों से खाता है। अब मैं आपको सिंध के जेलों की खबर दूं, ये सामने देखें। खबर रिपोर्ट हो रही है कि सिंध की जेलों में कैदियों के खाने, अद्वियात, कपड़ों और फर्नीचर की फरामी के ठेकों में 2 अरब 45 करोड़ 61 लाख रुपए की बेजाब्तगियों का इंकशाफ। तो वो जो खर्चा आवाम पे होना था, वहां पे कैदियों पे होना था, उसमें 2 अरब रुपए से ज्यादा मुबैना बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ये किसकी जेब में गया, क्या ये चक्कर है? मुझे पूरी उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत शफाफ तहकीकात करवाएगी और हक और सच आपके सामने आ जाएगा। अच्छा जी, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से तो बाहर हो गया है। वसीम अकरम ने इंकशाफ किया है कि कौमी क्रिकेट के एक सिलेक्टर ने कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेली। 6 माह पहले एक सिलेक्टर ब्यूरोक्रेट थे अजय जडेजा जो है वो भी सुन के हैरान हो गए। और भाई, पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने कभी सियासत नहीं खेली वो अभी आपके वजीर दाखिला बने हुए हैं, जो कभी काउंसलर नहीं मुंतखब हुए, पाकिस्तान के अंदर जो अपनी सीटें हारे हुए हैं, उनके ऊपर मुबैना तौर पे इल्जाम है, पतन की रिपोर्ट देख लें, दीगर चीजें देख लें, उनके पास हुकूमत है। तो इसके ऊपर क्यों हैरानगी हो रही है? मुझे तो हैरानगी उनके ऊपर हो रही है जिनको इस चीज के ऊपर हैरानगी हो कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सिलेक्टर लग गया है, कोई वैसा सिलेक्टर लग गया है। क्या मोहसिन नकवी साहब CSS का इम्तिहान पास करके चेयरमैन PCB लगे मेरिट के ऊपर, और वही इम्तिहान के अंदर उनके मार्क्स इतने ज्यादा आए थे कि साथ उनको वजीर दाखिला भी लगा दिया गया, उससे पहले उनको निगरान वजीर आला भी लगा दिया गया। तो इसमें आपको हैरानगी क्यों होती है? क्या मरियम नवाज साहिबा जो है वो मुकाबले का इम्तिहान में पास करके बनी है वजीर आला? क्या पूरी नून लीग में और कोई नहीं था? उनका जो अपना हल्का है उसके ऊपर जो तहफुजात हैं, महर शराफत जो है वो फॉर्म 45 उठा के फिर रहा है। कितनी दफा इसके ऊपर बात होती है, वो ट्राइब्यूनल्स का मामला फंसा हुआ है। तो भाई आजकल तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। एक और प्रोग्राम के अंदर ये बात हुई, जनाब आमिर सोहेल साहब ने कहा कि कोई हसन चीमा साहब हैं जो सिलेक्टर बने हुए हैं, कितने टेस्ट मैच खेले हैं? आमिर सोहेल कुछ नहीं खेले। ये साहब फुटबॉल का प्रोग्राम करते थे, आजकल सिलेक्टर हैं। मिर्जा इकबाल बेग आए फिर फातिहा पढ़ लेते हैं उन्होंने आगे से ये कहा आमिर सोहेल साहब ने। तो भाई इससे आप अंदाजा लगा लें, पर मुझे कोई इस चीज के ऊपर हैरत नहीं होती। ये जो सब कुछ आप देखते हैं ना, क्रिकेट में ये हो रहा है, उसकी सिलेक्शन में ये हो रहा है, फलानी जगह पे वो हो रहा है, ये सब अलामात हैं। मेरिट की धज्जियां जब अवामी मैंडेट की तौहीन कर दी जाए, जब अवामी मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया जाए, उसके बाद रह क्या जाता है? अब हो सकता है कि PTI कहे कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, नून लीग कहती है हमारा मैंडेट चोरी नहीं हुआ, तो फिर ट्राइब्यूनल्स को क्यों नहीं चलने दिया गया? फिर क्यों कानून साजी तब की गई? दोबारा रिटायर्ड जज लगाए गए? वो सारा मामला हमारे सामने है। उससे पहले काजी फाइज ईसा जो तारीख का बदतरीन किरदार अदा करके गए हैं, पाकिस्तान की आवाम से उनके डेमोक्रेटिक राइट्स जिस तरीके से वो छीन के गए हैं, उसकी कोई मिसाल मिलती है? एक पार्टी से उन्होंने बल्ले का निशान छीना, कानून को इस्तेमाल किया लोगों को इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बरतानवी हुकूमत की स्टेटमेंट है। इसके अलावा दीगर बहुत सारे ममालिक से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आई, इस किस्म की बातें आई बाहर के ममालिक से, दीगर इदारों से। तो जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा है ये उसी का शाखसाना है। आज अगर आपको ये चीजें नजर आ रही हैं कि जनाब इस तरह इश्तिहारात छप रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भाई इनको क्या परवाह है अवामी मैंडेट की या अवामी वोट की? इनका तो जो दिल चाहेगा वो करेंगे
और वो कर रहे हैं आपके सामने, आपको नजर भी आ रहा होगा। अच्छा जी, आखिर में एक छोटी सी चीज में एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, कोई बंदा मुबैना तौर पे भारत का झंडा उठा के पाकिस्तान के किसी क्रिकेट स्टेडियम में आ गया चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। आई डोंट नो ये हाल की वीडियो है कोई पुरानी वीडियो, मैंने ज्यादा उसकी तहकीकात नहीं की, इसलिए कि वो चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि भारत से भी इस तरह की वीडियोस आती हैं कि जी कोई पाकिस्तानी बंदा क्रिकेट के स्टेडियम में पाकिस्तान का झंडा उठा के, या कोई भारतीय शहरी पाकिस्तान का झंडा उठा के वहां पे बैठा हो तो उसको पुलिस पकड़ने आ जाती है। भाई ये कौन सी बंदर की जहनियत वाले दौर में हम रह रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनके दिमाग इतने बंद हैं? हम तो दुनिया भर में पाकिस्तान का झंडा उठा के फिरते हैं। हम बर्तानिया से लेके यूरोपीय ममालिक के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मैं खुद पाकिस्तान का झंडा लेके गया हूं, इवन के फुटबॉल मैच में और किसी और मुल्क का मैच हो रहा है वहां पे पाकिस्तान का झंडा लेके चले जाते थे। भाई अगर टीमें खेल रही हैं एक टूर्नामेंट के अंदर, अगर टीमें ना भी खेल रही हो, उधर एक बंदा अगर युगांडा का झंडा भी लेके आ जाए तो उसमें कौन सी ऐसी का बात है? हाँ, आईसीसी के कुछ रूल्स हैं, आप कोई सियासी नारा ना लेके आए, कोई ऐसी चीज ना लेके आए जो कंट्रोवर्शियल है, चले वो तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन भारत के झंडे से क्या इश्यू हो सकता है या पाकिस्तान के झंडे से भारत में क्या इश्यू हो सकता है? तो ये जो बंदरों की तरह हमने अपने दिमाग बंद कर लिए हैं, खुदारा इस जहनियत से, इस कैफियत से हमें बाहर निकलने की जरूरत है कि जनाब 2025 में भी हम इंटरनेट के दौर के अंदर भी हम इतने बंदरों की तरह हमारे जहन बंद हैं कि अगर पाकिस्तान का झंडा भारत में नजर आ जाए तो वो कहते हैं जनाब इसको हटा दो। पाकिस्तान में अगर कोई स्पेक्टेटर जो है वो इंडिया का झंडा उठा के स्टेडियम में आ जाए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए या उसको पकड़ लिया जाए या झंडा छीन लिया जाए। क्या भारत इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है? क्या पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं था जो पाकिस्तान खेल रहा था इंडिया के अंदर? तो मेरे ख्याल में ये कुंद जहन किस्म की जो पॉलिसीज हैं, जो भी बनाता है चाहे भारत में बनाए या पाकिस्तान में बनाए, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। अगर हमने अपने कौम के जहन कुशादा करने हैं तो ये छोटी छोटी इस तरह की चीजों को गौर करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। स्पोर्ट्स होती है, उसमें आप भारत को सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें आप अमेरिका को कर सकते हैं। इसमें ऐसी कौन सी चीज है कि आप जनाब इसको कौमी सलामती का मसला बना लिया जाए, चाहे वो भारत बनाए या कोई युगांडा बनाए या पाकिस्तान बनाए। इस जाहिलाना दौर से मेरे ख्याल में हमें बाहर निकलने की जरूरत है और स्पोर्ट्स को एज ए स्पोर्ट्स लेने की जरूरत है। बाकी जो झंडा होता है वो किसी भी मुल्क का हो, कोई भी लेके आ सकता है स्टेडियम के अंदर, चाहे फुटबॉल स्टेडियम में ले जाए, चाहे हॉकी स्टेडियम में ले जाए या क्रिकेट के स्टेडियम में ले जाए। तो इस चीज को समझें और 2025 में खुदारा आ जाएं, अदरवाइज हम लोग इसी जहालत का सामना करते रहेंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।